यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना चैप्टर फ्लूइड चल रहा है, चैप्टर नंबर 10 है। पिछली क्लास में आपने फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया था। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करे, यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उसे प्रेशर कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी। वेरिएशन के डेरिवेशन सिखाए थे आपको, एच रो जी के बराबर आता है। सेकंड डेरिवेशन ज़्यादा आसान था। एयर जो प्रेशर लगा रहा है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसकी वैल्यू कितनी है 1 atm की, 1.013 × 10⁵ पास्कल। मरकरी जितना हाइट पर चढ़ेगा उस सबसे प्रेशर का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करेंगे। डेंसिटी मरकरी की गिवन आएगी क्वेश्चन में। 1 मिलीमीटर ऊपर चढ़ जाए मरकरी तो उस प्रेशर को 1 टॉर कहते हैं, और 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाए तो उस प्रेशर को 1 atm कहते हैं। 1 टोर में 133 पास्कल होते हैं और 1 बार में 10⁵ पास्कल। ये फिर क्या बताया था, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसमें कोई गैस भरेंगे, वेरिएशन होगा प्रेशर का, हाइट का वेरिएशन होगा जिससे प्रेशर नाप लेंगे। हाइड्रोलिक मशीन ये प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रही है। एक तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भी फील होगा। लिफ्ट में भी यही हो रहा है, एक तरफ प्रेशर लगा रहे हो वो प्रेशर दूसरी तरफ भी फील होगा। अब उसका एरिया बड़ा है तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे फोर्स लगा 2 न्यूटन, अगले यूनिट एरिया पे 2 न्यूटन, अगले यूनिट एरिया पे 2 न्यूटन, ऐसे बहुत सारे यूनिट एरिया तो 2 तो कितने सारा फोर्स लग जाएगा, आराम से ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। ब्रेक में भी यही कॉन्सेप्ट काम आया। फ्लूइड मोशन में हो तो उसे फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। हर पॉइंट से कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड निकल रहा हो तो उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 = A2V2। जो फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है आराम से, उस केस में A1V1 किसके बराबर होता है, A2V2। बर्नौली थ्योरम, एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। P1 + ½ ρV1² + ρgH1 = कांस्टेंट। यहाँ पे डेंसिटी को D लिखा हुआ है, रो भी लिख सकते हैं। अब आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस। ओरिफाइस क्या चीज़ होती है, एक बहुत बड़े टैंक में एक छोटा सा छेद, जैसे पानी की धार निकल रही है, इस छोटे से होल को ओरिफाइस कहते हैं। ठीक है, अब ये होल छोटा है तो एरिया कम है ना यहाँ का, तो आपको ऐसे अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो तेज धार निकलते हुए नजर आएगी। ठीक है, मान लो कंटेनर बंद है, ये फर्स्ट रीजन है और ये छेद वाला सेकंड रीजन है। इसी कुछ हाइट का नाम दे दिया H1, इसको H2 दे दो तो बीच की हाइट हो जाएगी H, कुछ भी नाम दे दो, H1 H2 किसी को भी दे दो। यहाँ से लिक्विड निकलेगा, उसकी वेलोसिटी तो नजर आएगी अपन को, लेकिन ये जो यहाँ से डाउन जा रहा है इसकी वेलोसिटी नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कंटेनर बहुत बड़ा है, तो यहाँ से लिक्विड का जो अमाउंट बह रहा है, मास बह रहा है, वो बहुत नेग्लिजिबल बह रहा है। भले वेलोसिटी तेज है लेकिन इतना छोटा छेद है कि मास तो कम निकल रहा है, तो यहाँ से मास कम निकल रहा है तो यहाँ से भी कम ही नीचे हो रहा होगा। तो इतना बड़ा एरिया है तो पता भी नहीं चलेगा यहाँ से नीचे कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो अप्रॉक्स 0 मान लेना है। अब इसमें से जो लिक्विड निकलेगा उसकी जो वेलोसिटी है, इससे निकलते हुए लिक्विड को एफ्लक्स कहते हैं, उसकी वेलोसिटी को V नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो कैसे अपन यहाँ पर वेलोसिटी निकालें। ये बर्नौली थ्योरम कहती है प्रेशर + ½ ρV1² + ρgH1। ये रो को यहाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, और वेलोसिटी 2 को तो 0 कर दो, या अगर ऊपर के पार्ट को 1 नाम दे रखा है तो वेलोसिटी 1 को 0 कर दो। ठीक है, हाइट को लिख सकते हैं H + H', हाइट को लिख दो H', ब्रैकेट खोल दो, इससे कैंसिल हो जाएगा। ½ V² किसके बराबर हो जाएगा, GH के, या V² किसके बराबर हो गया, √2GH। इसको बोलते हैं टॉरिसली लॉ।
मैथमेटिकल लॉ है, अगर ये इक्वेशन ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। इस इक्वेशन में अपन ने क्या करा, यहाँ पर वेलोसिटी को 0 रख दिया, यहाँ पर वेलोसिटी को v रख दिया, ऐसा करा अपन ने। इस पूरी हाइट को h1 लिख दिया। ये h1 किसके बराबर है, h प्लस h डैश के, या h2 भी लिख सकते हो चाहो तो, मैंने h प्लस h डैश लिख दिया। तो h1 को h प्लस h डैश लिख दिया और h2 को h डैश लिख दिया, क्योंकि h2 h डैश ये कहाँ पर है देखो, चलो ये h2, इसको h डैश नाम दे रखा है। कुल मिला के बर्नौली थ्योरम लगा के v फाइंड हो जाएगा। जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है v2 वो फाइंड हो जाएगा। वो किसके बराबर आया, √2gh। अच्छे से देखो, एक बार ध्यान से देखो। पहले तो ये बताया गया कि ओरिफाइस क्या होता है, बहुत स्मॉल होल, उसमें से जो लिक्विड निकलेगा उसे फ्लक्स कहते हैं, उसकी वेलोसिटी को v कहते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ, बर्नौली थ्योरम लगाओ। इसमें v1 को तो 0 कह दो, ऊपर से नीचे दिखेगा नहीं लिक्विड आते हुए, क्योंकि छेद बहुत बारीक है भाई। बहुत बड़ी टंकी में एक छोटा सा छेद हो जाए नीचे, तो ऊपर क्या लिक्विड एकदम से नीचे हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। धीरे धीरे खाली होगी टंकी तो पता भी नहीं चलेगा किस वेलोसिटी से नीचे हो रहा है, क्योंकि छेद बहुत छोटा है ना नीचे, इसलिए देखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेंचुरी मीटर, ये भी बर्नौली थ्योरम का यूज करके वेलोसिटी निकाल सकता है लिक्विड की। मान लो ये अपने पास एक पाइप है, ये v1 वेलोसिटी, यहाँ पर v2 वेलोसिटी है, दोनों का एरिया अलग अलग है। अपन को पता करना है कि यहाँ पर लिक्विड क्या वेलोसिटी से बह रहा है, यहाँ पर क्या वेलोसिटी से बह रहा है, तो कैसे निकालें। तो ट्यूब लगा दी है यहाँ पर, इसे वेंचुरी मीटर कहते हैं इस पूरी डिवाइस को। इसमें मरकरी भरा हुआ है यहाँ पर। जब लिक्विड जा रहा है, ऑन कर दिया और यहाँ से ट्यूब लगा दी अपन ने, तो लिक्विड के धक्के से मरकरी का लेवल चेंज होगा। तो मरकरी का लेवल चेंज होगा तो वही प्रेशर का डिफरेंस है ना। चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना काम। अच्छा, ये पहला पॉइंट जमीन से h1 हाइट पर है और दूसरा पॉइंट भी h1 हाइट पर है। तो इस बर्नौली थ्योरम जो अपन लिखेंगे ना, ये भी पीछे भी लिखी थी बर्नौली थ्योरम, अभी भी देखो। तो इसमें h2 और h1 तो उड़ा देना, कैंसिल, क्योंकि दोनों हाइट सेम है। अपन को v1 निकालना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, v1 बाई v2 a2 बाई a1 होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो v2 कहीं रखना हो तो अपन ये भी रख सकते हैं, क्या, v1 इंटू a1 बाई a2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हुआ है। तो चलो बर्नौली थ्योरम पर आ जाते हैं। p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। वो रो जी h1 h2 तो उड़ा दिए, बचा ये खाली। यहाँ पर v2 को लिख दिया v1 a1 बाई a2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। एक एक स्टेप देखते जाओ अच्छे से। फिर क्या करा, इस p1 के पास p2 लिया है, यहाँ हाफ, ये d लिखो, रो लिखो, एक ही बात है, v1 ये आ गया। प्रेशर के डिफरेंस से मरकरी की हाइट बढ़ गई, तो h रो जी लिख दिया, यहाँ रो मरकरी का लिखा है, ये हाइट मरकरी की है। उसके बाद क्या करेंगे, v1 फाइंड करना अपने को। तो 2 को तो ऊपर पहुंचा दो, इस चीज को नीचे पहुंचा दो और सारा चीज को रूट में कर दो, आ गया v1। ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो। वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस जो कि वेलोसिटी निकालने के काम आती है किसी भी पॉइंट पर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम, हाइट 1 और हाइट 2 सेम है। जमीन से इस पॉइंट की हाइट और इस पॉइंट की हाइट सेम है, तो बर्नौली थ्योरम में h1 और h2 को दोनों साइड से बराबर है तो कैंसिल कर देंगे। v2 की जगह रिप्लेस कर दिया ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, बस। फिर p1 को p2 के पास ले गए, इसे h रो जी कहते हैं। प्रेशर में डिफरेंस के कारण मरकरी की हाइट में चेंज आ गया,
तो V1 फाइंड कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने ला आ जाएगा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। चलो अब देखिए ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। जैसे अगर ये अपनी आर्टरीज है, इसे मान लीजिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इस तरह से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, तो इस पार्ट में एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया ना भाई। अपन जानते हैं कि A1 V1 बराबर A2 V2 होता है। अब एरिया डिक्रीज हो गया तो वेलोसिटी यहां से क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, तेज वेलोसिटी हो जाएगी। अगर वेलोसिटी तेज है, लिक्विड फटाफट यहां से भाग रहा है, तो बाहर एयर जो है इस नली पे अच्छे से प्रेशर लगाना चालू कर देगी, इससे और दब जाएगी। अब हार्ट इस ट्यूब को खोलने के लिए तेजी से बीट करेगा और उसी से हार्ट की मसल्स फेल हो जाएगी, उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गए हैं, उससे वेलोसिटी तेज हो जाएगी। इससे क्या होगा, वेलोसिटी तेज होने से लिक्विड एकदम से निकलेगा, तो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा रहेगा इस केस में इंटरनल प्रेशर के मुकाबले, तो उसके कारण जो अपनी आर्टरीज है ये कोलैप्स होगी, सिकुड़ेगी, और हार्ट उसको खोलने के लिए बहुत तेज़ी से पंप करेगा और उससे मसल्स फेल हो जाएगी, उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। अब डायनेमिक लिफ्ट, ये क्या चीज़ है। इस मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत तेजी से मूव कर रहा है और एयर इधर से आ रही है, ये एयर इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और ये नीचे से जा रही है। तो यहां से तो देखो इस एरिया पर बहुत सारी एयर की लेयर्स आ रही है, यहां से तो तेजी से निकल रही है एयर, और यहां पर एयर ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। और इन दो रीजन में भी देखें, यहां से तो तेजी से निकल रही है और यहां पर सब आपस में पैरेलल दिख रही है, तो इससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है। ऐसे प्रेशर के डिफरेंस के कारण, यहां प्रेशर अलग है और यहां प्रेशर अलग है, इस प्रेशर के डिफरेंस के कारण ऑब्जेक्ट अपलिफ्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। आप ऐसा करना है, एक पेपर का टुकड़ा फाड़ना, इसको अगर ऑब्जर्व करना है तो, और यहां से माउथ रखना, तेजी से ब्लो करना, बहुत तेजी से ब्लो करके देखना है एक बार, हाथ से पकड़ लेना यहाँ से और माउथ से ब्लो करना ऊपर से। तो यहाँ से एकदम से जब एयर हट जाएगी तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और नीचे ऑलरेडी जो एयर थी उसके धक्के के कारण पेपर इस तरह से लिफ्ट हो जाएगा। इस लिफ्ट को क्या बोलते हैं अपन, डायनेमिक लिफ्ट। करके देखना प्रैक्टिकली। चलो वो समझ में नहीं आया तो ये एग्जांपल देखो, ये स्प्रेयर है, यहाँ पर एयर है अंदर, इस रबर को दबाया तो यहाँ से एयर भाग गई, तो क्या हुआ, अंदर जो एयर भरी हुई है यहाँ पर उसका प्रेशर ज़्यादा है इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ से तो एयर हट गई ना, तो यहाँ के धक्के के कारण ये लिक्विड बाहर आएगा और स्प्रेयर से स्प्रे बाहर निकलेगा। फिर से सीखें, जैसे आप ये रबर को दबाएंगे तो यहाँ जो एयर थी इस जगह पर ऑलरेडी, इस जगह भी है एयर, इस जगह भी है, अभी बैलेंस है। जैसे आप इस बैलून को दबाएंगे तो यहाँ से एयर भाग जाएगी, हट जाएगी, एयर रश आउट, तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नाउ ड्यू टू इंटरनल प्रेशर द फ्लूइड मूव्स अपवर्ड एट अ रीजन ऑफ लो प्रेशर और इट मूव्स आउटवर्ड। ये स्प्रेयर का कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसी जैसे ट्रेन आ रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, तो ऐसा कहते हैं ट्रेन के पास मत खड़े हो, क्यों, क्योंकि जब ट्रेन एकदम से निकलेगी तो वहाँ एयर प्रेशर बहुत डाउन हो जाएगा और ये प्लेटफॉर्म पे एयर है, उसका प्रेशर हाई है, वो आपको धक्का देगी और ट्रेन से जाके बैठ जाओगे आप, ऐसा हो सकता है। इसलिए पास में नहीं खड़ा होना चाहिए ट्रेन के, ठीक है। चल रही है ना जब ट्रेन तेजी से, तो पास में खड़ा नहीं होना, क्योंकि वहां जब चल रही है तो वो एयर को साथ में लेके जा रही है, तो एयर प्रेशर डाउन है और पीछे एयर प्रेशर उसके मुकाबले हाई है, तो उस हाई प्रेशर से आपको धक्का मिलेगा लो प्रेशर की तरफ और आप बैठ जाओगे ट्रेन से। चलो अब देखो विस्कोसिटी, ये क्या होता है, ये फ्लूइड की एक लेयर है
और ये दूसरी लेयर है। जैसे सॉस की बोतल को टेढ़ा कर देते हैं तो सॉस धीरे धीरे आता है ना, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक लेयर दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से चिपका रखी है, आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन पानी की बोतल को टेढ़ा करोगे तो पानी तो जल्दी आ जाता है, तो इसका मतलब उनमें दो लेयर के बीच में अट्रैक्शन कम है। सॉस की बोतल में जो सॉस भरा हुआ है उसके दो लेयर के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। शहद की बोतल में जो शहद भरा हुआ है वो भी नीचे नहीं आता इजीली, इसका मतलब उसमें भी अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो दो लेयर्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिससे कि एक लेयर को आगे बढ़ने से दूसरी लेयर रोक रही है, पीछे की तरफ एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, इनके बीच का जो फ्रिक्शन है इसे विस्कोसिटी बोलते हैं। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो लेयर्स हैं इसका कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चिपका हुआ है, ये डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी पे। अगर ये तेज वेलोसिटी से जा रहा है तो ये पोजीशन भी तेज होगा। ये डिपेंड करता है दो लेयर के बीच के डिस्टेंस पर। अगर ये एक लेयर है ये दूसरी लेयर है, इनके बीच का डिस्टेंस कुछ मान लिया dx, तो फोर्स डिस्टेंस के इनवर्स की है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। F इस तरह से आप लिख सकते हैं, देख लें अच्छे से। प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ईटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आ गया और इसको ईटा बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फिर से एक बार समझ लें, अगर किसी को दिक्कत हो तो वापस से समझ लेना, मैसेज कर देना, एक बार फिर से समझा देंगे। लिक्विड की ये लेयर, ये दूसरी लेयर, एक लेयर दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ये आगे बढ़ना चाह रही है, ये नहीं बढ़ने देगी, इस अपोजिशन को विस्कोसिटी कहते हैं। ये डिपेंड करता है बीच के डिस्टेंस पर। डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा? अपोजिशन कम होगा। पास पास होगी तो ज़्यादा अच्छे से चिपकेगी। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छे से फोर्स लगेगा। और डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी पर। ये जिस वेलोसिटी से जा रहा है तो फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगने लग जाएगा इसको रोकने के लिए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, मतलब ये आ गया F इज प्रोपोर्शनल टू A, F इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो सबको साथ में कर दे तो F इज प्रोपोर्शनल टू A dv बाई dx। प्रोपोर्शन हटाएंगे तो कांस्टेंट ईटा आ जाएगा। इसको विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? पॉइज़ुली, ठीक है, या पास्कल इनटू सेकंड भी कहते हैं। जिसका डायमेंशन फार्मूला है, अपने आप निकालना है इसका डायमेंशन फार्मूला। चलिए अब देखते हैं स्टोक्स लॉ। ये लॉ क्या है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, लिक्विड में फेंक दिया तो लिक्विड की लेयर इससे चिपकेगी और ये आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन ये लिक्विड की लेयर इसको आगे बढ़ने से रोकेगी। अब रोकेगी लेकिन ये तो जा रहा है, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। एक टाइम आएगा इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो कांस्टेंट फोर्स से खींचेगी और इसकी वेलोसिटी भी आगे बढ़ने की कांस्टेंट हो जाएगी। उस केस में जो ये विस्कस फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? इस अभी डेरिवेशन नहीं है, वो विस्कस फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर वी। आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है, ईटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है। तो थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। जैसे एक बॉल को तुम हवा से छोड़ो पानी में, तो हवा में से तो तेजी से आ रही होगी, पानी में गिरेगी तो छप्पा ऐसे आवाज आएगी और फिर नीचे जाती जाएगी जाएगी, और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। उस समय जो लिक्विड उस पर अपोजिशन फोर्स लगा रहा है ना, जो विस्कस फोर्स लगा रहा है, उसका फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। इसे बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, लास्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगा जब, तब जो फोर्स लग रहा है उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। देखो ये बॉल है, पानी में डाल दी, पानी की लेयर से चिपकेगी और ये जाएगा, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक टाइम पे अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाने लगेगा। उस समय जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो होगा 6 पाई ईटा आर वी। ये है स्टोक्स लॉ। तो लेक्चर को 2-3 बार देखना, तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। नहीं आया फिर भी तो आप मैसेज कर सकते हैं आराम से। तो स्टोक ने लॉ दिया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में गिरते हैं तो पहले तो वो तेजी से आ रहा होता है, फिर थोड़ी देर में लिक्विड की लेयर उससे चिपकती जाती है और फिर फाइनली जितनी चिपकनी होती चिपक गई। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो बढ़ेगा। उस समय जो अपोजिशन फोर्स लग रहा है उस फोर्स को 6 पाई ईटा आर वी फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। डेरिवेशन अभी नहीं है।
चलिए अब अपन ये निकाल रहे हैं कि जब वो लिक्विड नीचे जा रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन होगी, तो उस समय उसकी वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। देखो नीचे जा रही है अपने वेट के कारण, एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, वो उसका वेट है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। वेट को mg कहते हैं, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब मान लो, स्फेरिकल है ये। चलो ये तो हो गया डाउनवर्ड की बात। जब ये नीचे आ रहा होगा तो एक अपवर्ड फोर्स भी लगेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दो तो पानी ऊपर धक्का नहीं मारता, मारता है ना भाई, उसे अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो वो कितना होगा, वो भी यही होगा 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर पानी धक्का मारा है तो उसकी डेंसिटी को सिग्मा नाम दे रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी कब आएगी, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाए, बैलेंस फोर्स लगे तभी कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी। तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बराबर हो जाए तभी कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, ठीक है ना। देख लें अच्छे से। तो ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो अपथ्रस्ट लग रहा है और एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है। ये फ्लूइड जो धक्का लगा रहा है ना, इसको नीचे जाने से रोक रहा है। तो दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। एक तो लग रहा है विस्कस फोर्स, एक अपवर्ड फोर्स, और वो किसके बराबर हो गया, डाउनवर्ड। यही बात हो गई। विस्कस फोर्स को अपन 6 पाई ईटा आर भी बोलते हैं। ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लिख देना, इस डाउनवर्ड फोर्स का फॉर्मूला लिख देना, और ये इक्वेशन आ जाएगी। करके देखें एक बार। करके देखें और ये आंसर आ जाएगा। तो ये लाइनें भले ही मत लिखें, कॉन्सेप्ट जो बताया उसको पकड़ें कि फोर्स अपवर्ड बराबर फोर्स डाउनवर्ड। अपवर्ड एक तो विस्कस फोर्स लग रहा है, एक अपथ्रस्ट लग रहा है, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg। और mg को अपन ने क्या लिख दिया था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और वॉल्यूम को भी क्या लिख दिया था, 4/3 पाई आर क्यूब। विस्कस फोर्स 6 पाई आर वी, और अपवर्ड फोर्स भी वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। लेकिन वॉल्यूम में आपने क्या लिखना है, डेंसिटी किसकी रखनी है, वाटर की रखनी है। ठीक है, देखिए करिए अपने आप, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, उस पर बेस्ड है सारा। अब थ्रस्ट ये लग रहा है, साथ में एक विस्कस फोर्स भी ऐड कर दें तो टोटल अपवर्ड फोर्स आ जाएगा। अब ये डाउनवर्ड और अपवर्ड को बराबर रख दो, बराबर रख के वी निकाल लो। बस इक्वेशन नंबर 1 है डाउनवर्ड फोर्स, इक्वेशन नंबर 2 है अपवर्ड फोर्स। इनको बराबर रख के, या फोर्स विस्कोसिटी है 6 पाई आर वी निकालना है। करके देखो अपने आप, और लास्ट आंसर से मैच हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर। कोई लिक्विड बह रहा है तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा या नहीं होगा, ये पता करने के लिए एक नंबर दिया गया है। तो एक रिलेशन है डीवीडी बाई ईटा। यहाँ पर एक तो रो वी डी लिख दो भले ही। ये डेंसिटी, वेलोसिटी
डायमीटर ऑफ ट्यूब, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ये ट्यूब है, इसका डायमीटर को डी बोल दिया, कैपिटल डी। अगर ये सॉल्व करें, अगर आप ये सॉल्व करें और आंसर चेक करें, और अगर आंसर 1000 से कम आता है तो ये फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, 3000 से ज़्यादा आता है तो ये टर्बुलेंट होगा, और बीच में आता है तो मिक्स रहेगा, थोड़ी जगह स्ट्रीमलाइन, थोड़ी जगह टर्बुलेंसी भी रहेगी, थोड़ी थोड़ी टर्बुलेंसी रहेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन फिर से समझ लो। रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर दिया गया है जिसकी मदद से ये पता कर सकते हैं कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ये बोला गया है कि ये जो फॉर्मूला है dvd बाई ईटा या रो vd बाई ईटा, इसमें आप सब रो वैल्यू दी हुई आएगी, वेलोसिटी दी आएगी, डायमीटर ऑफ ट्यूब दिया आएगा, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट दिया हुआ आएगा, और ये आंसर 1000 से कम आता है तो कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो है, 2000 3000 से ज़्यादा आएंगे तो टर्बुलेंट फ्लो है, और अगर बीच का आ रहा है तो कह देंगे मिक्स्ड फ्लो है। बस इतनी सी बात है। रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड टू फाइंड वेदर द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट और मिक्स्ड। ठीक है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट है सरफेस टेंशन। ये क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। लिक्विड के मॉलिक्यूल मिनिमम सरफेस एरिया घेरना चाहते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। जैसे लिक्विड है, इसकी लेयर है, इसके ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे के मॉलिक्यूल की तरह खींच रहे हैं, ठीक है, और खींचने के कारण ये एक मिनिमम एरिया कवर कर रहे हैं। इस टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल का ड्रैग होना इंटरनल मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक है। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑलवेज हैज टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्री सरफेस होगी हमेशा सिकुड़ना चाहती है और मिनिमम एरिया घेरना चाहती है। अगर अपन चाहते हैं कि एरिया बढ़ जाए तो अपन को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क ही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। जैसे गुब्बारा है, उसकी स्किन है, पड़ी आराम से शांति से, अब तुमको उसका बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना है, फुलाना है, तो वर्क करना पड़ेगा ना, उसमें फूंक मारनी पड़ेगी ना, तब वो फूलेगा 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 उसके। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स है, तभी तुमने जब एयर निकाली तो वापस अपनी जगह पर आ गया। तो ये मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, ड्रैगिंग अट्रैक्शन, वापस अपनी जगह पर लाने का अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब ही फोर्स ही है। तो जब तुम उस पर वर्क करते हो तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला आता है वर्क डन इन इंक्रीज ऑफ एरिया अपॉन इंक्रीज ऑफ एरिया। पर यूनिट एरिया इंक्रीज होने में कितना वर्क हुआ, उसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी। देख लें एक बार। चलिए मान लीजिए कि अपने पास एक वायर का फ्रेम है इस तरह से, यहाँ पर एक ये वायर ही लगा हुआ है, इसको साबुन की फिल्म पे, साबुन में अपने डुबो दिया है, साबुन की फिल्म चढ़ गई और यहाँ से खींच रहे हैं, यहाँ से खींच के यहाँ पर ले गए x दूरी पर। तो अपन ने क्या करा? वर्क करा। इसको खींचने में क्या करा? वर्क करा, है ना। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, मॉलिक्यूल खींच के पीछे चले गए, ठीक बात। अब एरिया कितना बढ़ गया देखना, ये x है, इसकी लंबाई l है, इसमें आगे का भी ये फ्री सरफेस है और इसके जस्ट पीछे भी फ्री सरफेस है। तो एरिया कितना बढ़ गया? lx इस साइड का और lx पीछे साइड का, 2lx। इंक्रीज ऑफ एरिया ये हो गया। और वर्क कितना हुआ? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख देंगे यहाँ पर? टेंशन। अब वो टेंशन L लेंथ पे भी लग रही है और दूसरी पीछे वाली L पे भी लग रही है, तो टोटल वर्क हो जाएगा टेंशन इनटू 2L। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला अगर ये सॉल्व करें तो किसके बराबर आ रहा है? T। सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन।
देख लें एक बार अच्छे से। 2L क्यों लिखा गया है? क्योंकि एक लेंथ पर लग रहा है और ऐसी फ्री सरफेस पीछे भी है, 2 लेंथ पे फ्री सरफेस है, इसलिए लेंथ को 2L लिखा गया है। इस सरफेस टेंशन के कारण ही लिक्विड ड्रॉप के रूप में रहता है। अगर कोई ब्रश को पानी में डाल दिया और बाहर निकाल रहे हैं तो सरफेस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन के कारण ही ये वापस से हेयर क्लिंग हो जाते हैं इस तरह से। अच्छा, अपन ये प्रूव भी कर सकते हैं कि एक वॉल्यूम अगर सेम है, मतलब इसका वॉल्यूम 125, इसका 125, इसका 125, ये स्फीयर है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो अपन ये बता सकते हैं कि सरफेस एरिया सबसे कम इसका ही होगा। कैसे बता सकते हैं? मान लो इसकी साइड 5 है, इसकी रेडियस 3.1 है, इसकी लेंथ विड्थ 30 है, इनसे वॉल्यूम निकाला था, ये आ रहा था सब पे, वॉल्यूम तो सेम आ रहा है, लेकिन सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2LB + BH + HL, तो ये आ रहा है। इसका सरफेस एरिया 6s² लगाएंगे तो ये आ रहा है। इसका सरफेस एरिया 4πr² लगा देंगे, सबसे कम एरिया किसका आ रहा है? इसका। और लिक्विड हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज इन फॉर्म ऑफ स्फीयर। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय।